प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर का मतलब क्या है। यानी पृथ्वी के अंदर यानी जो इंटरनल भाग में जो है पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी परतें हैं, उसके बारे में हमें डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बात समझ में आ गई बच्चों? यानी जो हमारी पृथ्वी है वह गतिशील है, मतलब गति में है, मतलब वो मूव करते रहता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। मतलब सिर्फ बाहर में परिवर्तन नहीं होता है, पृथ्वी के अंदर में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मतलब कभी कभी जैसे भूकंप आता है तो परिवर्तन हो गया, और भी कोई जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है तो बाहर और अंदर दोनों तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, कहते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है? क्या अभी कभी आपने सोचा है ये बात को? नहीं आपने सोचा होगा, है ना, कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पर चलिए इस चैप्टर में हम बताएंगे आपको। कहते हैं पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? बताइए, पृथ्वी जो है किन पदार्थों से मिल करके बना है? क्या आपको ये बात पता है? बताइए, है ना। तो यहाँ समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भाग क्या क्या हैं, है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। ठीक है, जैसे कहता है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ठोस के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। जिस तरीके से आप जो प्याज को देखते हैं, है ना, कैसे परत में बनी हुई होती है, उसी प्रकार से जो हमारा पृथ्वी है उसी प्रकार से सेकेंडरी परतों से है बनी हुई है। मतलब अलग अलग परतों से मिलकर के बनी हुई, जिस प्रकार से आप प्याज को देख रहे हैं उस प्रकार से। कहता है चित्र जो है 2.1 को आप देख सकते हैं। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, इसको आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये जो है बच्चा, ये क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परतें के बारे में बताया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे नीचे में जो बीच में सबसे बीच में है वो इसको आंतरिक कोर कहते हैं, है ना। इसके बाहर, इसके आंतरिक कोर के बाहर जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, एक बाह्य कोर होता है। इसके बाद होता है मेटल। इसके बाद ये जो पूरा मेटल का ही क्षेत्र है जो पीला वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्थल मंडल, और सबसे जो ऊपरे होता है प्रपटी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना है। ठीक है, भाग है। बात समझ में आ गया? आगे कहता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम प्रपटी कहते हैं, है ना। जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? प्रपटी कहते हैं। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, महाद्वीप में क्या होता है, 35 किलोमीटर ये होती है प्रॉपर्टी, और वहीं जो समुद्री सतह होता है, समुद्र होता है, वहाँ पे ये 5 किलोमीटर तक ही ये रहता है। बात समझ में आ गया? आगे कहता है कि प्रायद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ये जो है ना, जो प्रायद्वीपीय जो सहती है, जो प्रायद्वीपीय परत है, वो है सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि खनिजों से बनी है, और इसलिए इसे हम कहते हैं सीएल, है ना। इसको क्या कहते हैं? सीएल कहा जाता है ना। याद रखिएगा कि क्या कहते हैं इसको, तो इसे हम सीएल कहते हैं। ये जो एल्युमिनिया और सिलिका से बनी हुई है ऊपरी परत को, महाद्वीपीय सहती को, इसके लिए। ठीक है, इसलिए हम सीएल या सिलिका तथा एल्मीना कहा जाता है। दो नाम इसका याद रखेंगे आप अच्छे तरीके से। आगे कहता है कि महासागर की प्रपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। देखिए, जो यहाँ पे है महासागर, महासागर की जो प्रपटी है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। इसलिए इसे सीमै कहते हैं, है ना, और मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसके हम सीले कहते हैं, और क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कहा जाता है। मैग्नीशियम सिलिका और मसे मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे कहता है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। मतलब प्रॉपर्टी के नीचे क्या होता है? ठीक नीचे क्या होता है? मेटल होता है, जो कि आप हमको यहाँ पे आपको हमने बताया है। ठीक है, मेटल होता है जो कितना होता है, तो ये जो होता है 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जो मेटल होता है बच्चों, वो जो होता है क्या होता है? 2900 200
2900 किलोमीटर की ये जो मेटल होती है पृथ्वी की गहराई तक। और इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, है ना। इसकी आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं, है ना। बात समझ में आ गया। जैसे आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं, ये जो है महासागरीय प्रॉपर्टी है, यहाँ महासागर है, ठीक है, और यहाँ प्रायद्वीप है, और यहाँ प्रायद्वीप की प्रॉपर्टी है। देखिए इस तरीके से यहाँ तक इसकी क्या प्रॉपर्टी है ना, और ये महाद्वीप है। तो इस प्रकार से महाद्वीप प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी की संरचना बताई गई है ना। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप जानते हैं, बताइए, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बताइए, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं, है ना। मतलब जो इंजीनियर होते हैं लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक जो है तेल के लिए क्या करते हैं, खोद चुके हैं, ठीक है, गहराई कर चुके हैं। वही कहता है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है ना। मतलब क्या है, पृथ्वी के अगर आप केंद्र तक अगर जाना चाहते हैं, यहाँ तक, है ना, अगर आपको मन ही है कि हम यहाँ तक जाएं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा असंभव नहीं है। अगर आपको समुद्र, यहाँ पर कहता है कि आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर आपको यहाँ तक जाना है बच्चों, है ना, इस केंद्र तक जाना है आपको, तो आपको 6000 किलोमीटर जो है कहाँ तक आपको खोदना पड़ेगा, समुद्र तल से खोदना पड़ेगा 6000, है ना। तो याद रखिएगा अगर आपको जाना है तो, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। कहता है कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, तथा इसे नीफे तथा फेरस कहते हैं, है ना। जो ये यहाँ पे बात आ गई, है ना, जो आंतरिक क्रोड होता है, इसकी जो संरचना होती, त्रिज्या होती है, ये जो होती है 3500 किलोमीटर इसकी होती है। और यह जो बना होता है, क्या बना होता है, लोहे और निकेल से बना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नीफे, यानी नीफे कहते हैं निकिल, और फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है ना। जो केंद्रीय जो है उसका तापमान और दाब दोनों बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। मतलब जो पृथ्वी का जो आयतन है ना, उसकी सिर्फ 1% प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है। और क्या है, 14% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, है ना, और बहुत ही इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ करके याद रखना है कि जो पृथ्वी का आयतन जो है केवल 1% का ही हिस्सा की प्रॉपर्टी है, 54% जो है मेटल है, और 15% जो है बच्चा वो हिस्सा क्रोड है, ठीक है। 84% ये क्या हो गया आपका, 84% जो है मेटल है, और 15% हिस्सा है जो क्रोड है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है बच्चा वो कितना है, 6371 किलोमीटर है। ये याद रखना है आपको। अब देखिए आगे हम समझेंगे शैल एवं अब समझेंगे हम शैल एवं खनिज। तो शैल एवं खनिज क्या होता है, चलिए यहाँ समझते हैं। कहता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब खनिज पदार्थ के कोई भी जो प्राकृतिक पिंड है उसे हम शैल कहते हैं, ठीक है। जैसे विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है ये, है ना। कहते हैं कि जो शैल होता है वो अलग अलग रंग, इसका अलग आकार और इसका अलग गठन भी हो सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन है बताइए। तो सबसे पहला है आपका आग्नेय यानी इग्नियस शैल, दूसरा है अवसादी शैल जिसको हम सेडिमेंट्री शैल भी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा है कायांतरिक शैल, ठीक है, जिसको हम मेटामॉर्फिक भी शैल भी कहते हैं। याद रखना है। यानी मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आग्नेय यानी इग्नियस शैल, दूसरा होता है अवसादी शैल, और तीसरा होता है कायांतरिक शैल, ठीक है। अब आगे कहता है कि जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार से बने शैल को हम आग्नेय
आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब आप मैग्मा को देखे होंगे, जो क्या होता है, लावा की तरह जो होता है, लावा जिसको आप देखे हैं, जो आग निकलता है ना, और उससे जो निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है। आग्नेय सेल का कितने प्रकार? तो दो प्रकार, अंतर्भेदी सेल एवं बर्हिभेदी सेल, है ना। इसको आप अच्छे से यहाँ तक पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आप खुद यहाँ तक पढ़ के समझ लेंगे, है ना। ये दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आग्नेय यानी ये आपके बताए गए हैं दो सेल के प्रकार के, जो आग्नेय सेल के जो प्रकार हैं, अंतर्भेदी सेल और जो है आपका बर्हिभेदी सेल, ये दोनों प्रकार की यहाँ पे बताए गए हैं सेल के बारे में। इसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से यहाँ पे। अब हम आगे समझते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल होते हैं, ठीक है, जो सेल लुढ़ककर, चटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और इन कणों को हम अवसाद कहते हैं। अवसाद किसे कहा जाता है? तो जो छोटे छोटे टुकड़े जो बन जाते हैं, है ना, लुढ़क करके या पानी से या हवा से, ठीक है, तो उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। जो सेल का परत बनता है, ये किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे हवा, जल, बहुत तेजी से कुछ भी ऐसी घटना घटी, तो धीरे धीरे वो ये क्या होता है, एक दूसरे से सट करके वो क्या बना देता है, एक परत बना देता है, सेल की चट्टानें बन जाती है। इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बलुआ रेत जो होता है, उसको कहते हैं हम अवसादी सेल। रेत के दानों से बनता है, और इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है, ये जीवाश्म इन्हीं जो अवसादी सेल होता है, इन्हीं में ये जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ समझते हैं आग्नेय एवं अवसादी सेल। ये क्या होते हैं? क्या आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे चित्र 2.3 में आप देख सकते हैं ये, ठीक है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपके उदाहरण है किसके? तो ये है कायांतरिक सेल में परिवर्तन होने वाले अवसादी सेल का, ठीक है। सेल हमारे जो होते हैं, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है, और इन पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात यानी पिट्टू, चिट्टी, चिबिड्डी, है ना, स्टूपू या किटकिट, पांच पत्थर गिट्टी जिसको बोलते हैं, है ना। आप अपने दादा दादी या माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछ करके कुछ खेलों की जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्मारक बने हुए हैं, जैसे लाल किला, तो ये लाल किला जो बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। और वहीं जो ताजमहल है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए आगे कहता है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब जो हमारा जो पत्थर है, वो क्या होता है, एक प्रकार की सेल चक्रीय है, जो अलग अलग रूपों में बट करके वो परिवर्तित हो जाता है। एक सेल दूसरे सेल से एक सेल में दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। मतलब जो एक जो सेल है वो दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, और जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं सेल चक्र कहते हैं, है ना। कहता है कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाते हैं, और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है। कहते हैं ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल जो होते हैं, आग्नेय सेल कायांतरिक सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक दाब एवं ताप के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया है। कहते हैं देखिए जो आग्नेय सेल है, ये रूपांतरित होकर के अवसाद सेल बन गया, है ना। और ये जो है अवसादी सेल जो है, अवसाद सेल बन करके क्या बना, अवसादी सेल बन गया, और फिर अवसादी सेल टूट करके क्या बन जाता है, अवसाद सेल बन जाता है। इस प्रकार से देखिए ये जो अवसादी सेल है टूट करके कायांतरिक सेल बन गया, और ये कायांतरिक सेल टूट करके क्या बन गया, मैग्मा बन गया, ठीक है। और मैग्मा जो है पिघल करके आग्नेय सेल
और ये जो है आग्नेय सेल जो है ठंडा होकर के ये गर्म होकर के मैग्मा बन जाता है, और ये ठंडा होकर के आपका अवसाद सेल यानी टूट करके ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल चक्र को बताया गया है। यह द्रवित जो है यहाँ पे मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। जो सेल होता है अलग अलग खनिजों से मिलकर के बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है। ठीक है, जो कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको ईंधन के रूप में हम करते हैं। कुछ जो खनिज होते हैं उनको हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब जो होते हैं आपके खाना बनाने के लिए या फिर घरेलू कार्यों के लिए भी इसको किया जाता है, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग औषधि और उद्योगों एवं उर्वरक में भी प्रयोग होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इस प्रकार से जो है हमारे आंतरिक जो है हमारे पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग जो है इस प्रकार से बने होते हैं, ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम एक नए वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में इसको हम सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए।